के इंटरनेट टीवी में आप सबका स्वागत है। 3 अप्रैल ऐतिहासिक जनतंत्र यात्रा का चौथा दिन। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पूरा देश मानने लगा है कि आज़ादी की जंग दूसरी बार छिड़ गई है और साथ ही साथ ये भी विश्वास हो गया है कि 30 जनवरी को जो पटना के गांधी मैदान में हुआ था वो अब बड़े पैमाने पर होगा और ज़्यादा शोरगुल से होगा और बार बार होगा। 3 अप्रैल का दिन भी बहुत ही खास है। आज पंजाब में 3 जनसभाएं हुई, एक भटिंडा में, एक संगरूर में और एक भवानीगढ़ में। देखा जाए तो 2 अप्रैल को भी तो दिन ऐतिहासिक रहा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सब देखने से पहले, उस पर बात करने से पहले आज के दिन की यानी 3 अप्रैल की घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। अप्रैल के दृश्य देखने के बाद 2 अप्रैल की याद आई, जब अन्ना हजारे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। सबसे पहले तो दिन की शुरुआत हुई उसी तरह से जिस तरह से हमने सोचा था। अब फरीदकोट में अगर अन्ना हजारे थे तो जाहिर सी बात थी कि बाबा फरीद के दरबार में हाजिरी देने जाएंगे। बाबा फरीद, जिनका पूरा नाम बाबा शेख फरीदुद्दीन गंज शकर है, जिनके श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ने को मिलते हैं, बल्कि फरीदकोट जिले को नाम भी तो इन्हीं से मिला है। उसके बाद फिर एक बार ऐतिहासिक एक जगह पर वो पहुंचे जिसका नाम हुसैनीवाला है। हुसैनीवाला में अन्ना हजारे, जनरल वीके सिंह और मौलाना सूफी जिलानी के साथ संतोष भारतीय पहुंचे शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि पर, जहां फूल मालाएं चढ़ाई गई और साथ ही साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा ही नहीं था। अन्ना हजारे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। कोशिश तो उनकी यही रही कि आंसू पोंछें, लेकिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साथ ही साथ पूरा माहौल इतना भावुक हो गया कि जो भी वहां पे खड़े थे, चाहे वो जनतंत्र यात्रा से जुड़े हुए वो लोग थे जो अन्ना हजारे को सुनना और देखना चाहते थे, या चाहे अन्ना हजारे के साथी थे, सभी की आंखों में आंसू भर आए। एक अजीब सा दृश्य था जो कैमराओं ने तो कैद कर लिया, लेकिन उसके पीछे का जो फलसफा है वो शायद वही आदमी समझ सकता है जिसकी आंखों में घर बैठे आंसू भर आए होंगे। क्या ऐसी बात थी कि अन्ना हजारे को वहां पर रोना पड़ा? कहीं ना कहीं उन आंसुओं में श्रद्धा के साथ साथ अफसोस भी तो था, क्योंकि ये तो नहीं ख्वाब है ना हमारे शहीदों का। उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा इस मुल्क का। 60 या 70 साल के बाद इतने बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। और फर्क ये कि उस वक्त जो आंदोलन लड़ा गया था वो तो किसी के खिलाफ था, गोरों के खिलाफ था, जो बाहर से आकर हम पे सत्ता चला रहे थे। ये आंदोलन तो अपने घर के लोगों के खिलाफ है, वो लोग जो हमारे सदस्य हैं, हमारे परिवार में रहते हैं, लेकिन हम ही उनके खिलाफ हो गए और वो हमारे खिलाफ हो गए। तो इस आंदोलन में ये एक बात है जो हमको बहुत भावुक करती है और कहीं ना कहीं पे बहुत दुख भी पहुंचाती है। उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रेस वालों से तो बात हर मुलाकात पे हो ही जाती है। तो कई सवालों का जवाब देने के बाद जब अन्ना हजारे से ये सवाल किया गया कि वो कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, तो मान लीजिए बिना सोचे ही दिल से उनके जवाब निकला कि उनके बारे में क्या कहना। इस पवित्र धरती को अपवित्र करने वाली बात है। मतलब वो इस मूड में थे कि वो ऐसे किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। वहां पे राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो उनके दिल में दुख है, जो डिजेक्शन है, वो साफ दिख रहा था। और उसके बाद वो पल आया जब अन्ना हजारे ने इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर उस समाधि पर रखी गई विजिटर बुक पर अपने रिमार्क्स लिख डाले। जी हाँ, जितने भी लोग खड़े थे हर एक की आंखों में यही उत्साह था कि काश ये रिमार्क पढ़ने को मिले और हम जान सकें कि आखिर अन्ना हजारे ने अपने पेन से वहां पर क्या लिखा। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो शब्द बिल्कुल उनके दिल से, उनकी आत्मा से निकले होंगे उस वक्त जब वो शहीद आजम भगत सिंह की समाधि के पास थे। वो पल वाकई में अनमोल था और हम चाहते हैं कि वो पल आपको दिखा दें। उस वक्त अन्ना हजारे ने क्या कहा वो भी आपको दिखा दें, लेकिन पहले ये बताते हैं कि जनसभा जो हुई थी वो जैतो में हुई थी। चलिए फिलहाल हम लोग उसी दृश्य को अपने कैमरा में जो कैद किया है आपके साथ उसको शेयर करते हैं और देखते हैं कि अन्ना हजारे क्या सोच रहे थे और कितना कुछ चल रहा था उनके मन में और उनकी आंखों में।
मेरे शिष्यों के नजदीक बनाई जाए, इसलिए जो इनकी समाधि यहाँ पे बनाई गई। बटकेश्वर दत्त 1965 में दिल्ली में थे। सब पीछे आ जाइए, सबको निकालने दीजिए। आभार कीजिए। सर, ये जो इलाका है समाधि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे 5 समाधि है। समाधि सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आंदोलन किया था। इनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। 17 दिसंबर 1928 को मिस्टर सैंडर्स नाम के एक पुलिस अधिकारी को मारने व 8 अप्रैल 1929 को सेंटर असेंबली हॉल में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इन्हें जो है 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई। यह सुनकर कैसे पीछे करो? कहाँ धक्का दे रहे हो? पहले 23 मार्च 1931 को शाम के 7:15 पर इन तीनों वीरों को फांसी दे दी। जेल के आगे पूरी जनता खड़ी थी, इस वजह से पीछे से इन्होंने एक रास्ता बनाया और यहाँ पर लाकर इनको जला रहे थे। जब इनकी डेड बॉडी को जला रहे थे तब हमारी जनता को पता चला और वो यहाँ पर आए। उन्होंने जो है कि इनके आधे जले शरीर को पानी में विसर्जित कर दिया और अपनी जान बचाकर भाग गई। हमारी जनता ने फिर जो पार्थिव शरीर जला हुआ था उसको बाहर निकाला और यहाँ पे दफना दिया गया। इसीलिए जो है कि इन तीनों वीरों की समाधि यहाँ पे बनाई गई है। सन 1965 में श्री बटकेश्वर दत्त जो कि इन तीनों के लीडर थे, इनका देहांत दिल्ली में हुआ और इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे शिष्यों के नजदीक मेरी समाधि बनाई जाए। इसीलिए जो है कि इनकी समाधि भी इनके जस्ट सामने बना रखी है। सन 1973 में श्रीमती विद्यावती जो कि सरदार भगत सिंह की माताजी का नाम है, इन्हें भारत सरकार ने पंजाब माता के नाम से सम्मानित किया था और इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे बच्चे के सामने मेरी समाधि बनाई जाए। इसलिए जो है कि इनके जस्ट सामने जो है कि रेलवे स्टेशन के सामने श्रीमती विद्यावती जी की समाधि है। ये पुराना रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 1971 से पहले ट्रेन चलती थी लाहौर के लिए। 1971 में यहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया था और वो पूरी ट्रेन को उखाड़ के ले गई। उस समय हमारे जो है कि 15 पंजाब के यहाँ पे 2 अफसर और 53 अदर रैंक शहीद हो गए थे। ये रेलवे स्टेशन के जस्ट दाहिनी तरफ जो है कि उनका न्यूमरल बना हुआ है। इनकी आधारशिला 1931 में रख दी गई थी, लेकिन जो इनकलाब आप बना हुआ देख रहे हैं ये जो है 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा बनाया गया है। आइए सर, यहाँ से इनकलाब का नारा जरूर देना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। जैतों में हुई जो जनसभा, उसमें अन्ना हजारे ने बार बार इसी बात पे जोर दिया कि क्यों जरूरत है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की।
यहाँ पर इशारा सरकार की तरफ भी था और लोगों की तरफ भी था। लोगों की तरफ ज्यादा था क्योंकि लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। अन्ना हजारे चाहते हैं कि लोग खुद फैसला करें कि जब किसी कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं उसको आगे लाने के लिए, तो लोगों में इतनी तो समझ होनी चाहिए कि क्या ये कैंडिडेट चरित्र से इतना साफ है कि इस पर विश्वास किया जाए, इसको किसी जिम्मेदार ओहदे पर पहुंचाया जाए और वहां पहुंचने पर क्या ये वाकई में लोगों के हित के लिए कुछ करेगा। क्योंकि जीतने के बाद तो कुछ भी नहीं होता है, उससे पहले तो हर कैंडिडेट अच्छा लगता है और उसके बाद उसका रुख, उसका रूप बिल्कुल कड़ा हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग ये गलती करते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के साथ कोई अपराध जुड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज जुड़ी हुई है जिससे वो समाज से हटा हुआ है, हम उसे शायद माफ कर देते हैं और वोट दे देते हैं। आज की संसद में देखिए ना, करीब 160 सांसद ऐसे हैं जिनके साथ कोई न कोई दाग जुड़ा हुआ है। 15 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आरोपी हैं, लेकिन आपने और हमने उन्हें वोट देकर संसद तक पहुंचाया। क्यों? कैसे भूल गए हम कि ये दाग वाले हैं, इन पर दाग है। तो ऐसा आदमी हमारे लिए कैसे न्याय कर सकता है, हमारे लिए कैसे लड़ सकता है जिसके चरित्र पे खुद कोई उंगली उठा रहा हो। ये चाहते हैं अन्ना हजारे कि सारे लोग इस बात को समझें और इसके पीछे जो ताकत हमारी है, हमारे वोट में जो ताकत है, हम उसको सही तरह से इस्तेमाल करें, ना कि किसी भी तरह से बह जाएं और जो जितना बुलंद नारा दे रहा है उसको अपना वोट दे दें। इसी से जुड़ी तो अन्ना की ये डिमांड है कि राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी जो वोट देने जा रहा है, अगर वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स मौजूद हैं उसके वोट पर अगर उसे नहीं पसंद है, तो कम से कम एक जगह तो ऐसी हो जहां पर वो अपनी मोहर, अपना अंगूठा लगा सके कि नहीं, मुझे इनमें से किसी को वोट नहीं देना है। यानी हम रिजेक्ट तो कर सकते हैं उस सारे सिस्टम को जिसके सारे ही नेता भ्रष्ट हैं, जिसके सारे ही नेता चोर हैं। इसका एक और फायदा भी हो सकता है, जो नेता वाकई में चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़े, लोगों से मेजॉरिटी हासिल कर सके, उसे भी एक मौका मिलेगा कि वो अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को साफ कर सकेगा। अगर वो खुद को साफ कर पाता है तो जाहिर सी बात है उसमें सुधार आया है, हमारे लिए कुछ कर सकेगा। यानी जनता के लिए भी मौका है और साथ ही नेता के लिए भी मौका है सुधार का। अब यहाँ पर एक बात है जो बहुत ही सरप्राइज करती है, जो बड़ी आश्चर्यजनक है, वो ये कि टेलीविजन पर हमने जब नजर घुमाए तो टेलीविजन पे हमें कुछ भी ऐसा खास देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये हम यहाँ बैठे तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरा दिन जो लोग घर बैठे इंतजार में रहे कि अन्ना हजारे की रैली को टीवी पे देखेंगे, टीवी ने खास उसे कवर नहीं किया। इसे क्या पॉलिसी मैटर कहा जा सकता है ये तो हम नहीं जानते हैं। अखबारों पर भी बहुतों की उम्मीद बंधी हुई थी कि अखबार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन 3 अप्रैल को सुबह जब हम सबके घर पे अखबार आए, किसी के घर में 10 तो किसी के घर में 15, देखा तो 2 अखबारों ने छोटी सी खबर दी है जिसमें यही बात लिखी गई है कि जैतो में जो जनसभा हुई थी उसमें अन्ना हजारे ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ही बात की और जोर दिया कि लोग जागरूक हो जाएं। छोटी सी कवरेज, लेकिन फिर भी हम इसको आपके साथ शेयर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं आज के अखबार। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है हजारे कॉल्स अपॉन पीपल टू इलेक्ट ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। अमर उजाला लिखता है भाजपा और कांग्रेस के नेता अच्छे नहीं, अन्ना हजारे। टेलीविजन की बात तो हमने आपसे कर ही ली, अब रहा सवाल अखबारों का। अभी अभी आपने देखा प्रोग्राम में कि 1 या 2 अखबार हैं जिन्होंने छोटी सी खबर दे दी है और यही कहा है कि अन्ना हजारे ने अपने भाषण में क्या कहा। तो क्या ये जो राइट टू रिजेक्ट है या जन लोकपाल बिल है, ये अचानक कितने छोटे मुद्दे हो गए कि सिर्फ 2 अखबार और छोटी सी न्यूज़ में इनको आप कवर कर सकते हैं। जब मीडिया सर्कल में बात चलती है तो वो कहते हैं कि अब ये खबर रीजनल हो गई है, उस स्टेट की हो गई है जिस स्टेट में ये सारा हो रहा है, लेकिन हमें तो नहीं लगता ये तर्क सही है। अब चौथी दुनिया, हमारा क्या मोटिव है? हम तो सारे जुट गए हैं इस चीज़ में कि इस रेवोल्यूशन को कवर कर सके। अगर हम इसे आज़ादी की दूसरी लड़ाई बोल रहे हैं, मान रहे हैं, तो इसका महत्व भी तो इतना ही हो जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अखबार, हमारी वेबसाइट, हमारा इंटरनेट टीवी सारा इसको कवर कर सके ताकि आम लोगों तक ये घर बैठे पहुंच पाए और लोगों को सुनने का, सोचने का और फैसला करने का मौका मिले, वक्त मिले। क्योंकि हम इस रेवोल्यूशन में, इस आंदोलन में, इस यात्रा में एक सस्टेनेंस देख रहे हैं। इसका अपना एक टाइम है जो ये लेगा और उतना टाइम तो आम जनता के लिए काफ़ी है ये सोचने के लिए कि क्या जो कहा जा रहा है वो मुमकिन है या नहीं। अगर ऐसा ख्वाब हम देखें तो गलत तो नहीं होगा। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम इसको कवर करें और कहीं ना कहीं हमारा दिल ये चाहता है, हमारा मन ये चाहता है कि तमाम मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वो इसको ड्यू कवरेज दे दें। अक्सर हम देखते हैं बड़ी बड़ी चैनल्स पे कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दूर दराज इलाकों में हुई होती हैं,
किसी दूर रीजन में, किसी दूर रियासत में, उन्हें हम देखते हैं कि सनसनी के तौर पेश किया जा रहा है और रिपीट वैल्यू उनका बहुत ज़्यादा है, उनका फॉलोअप भी किया जा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं वो या तो शॉकिंग होती है या तो बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ होती है। ये न्यूज़ अगरचे हमें लगे कि काफ़ी दिन चलने वाली है, लेकिन उसके बावजूद इसका अपना एक वैल्यू है इस मूवमेंट का, जिसे ये डिज़र्व करती है कि ये अभी भी टॉप स्टोरी में रहे। कि इस उम्र में अन्ना हज़ारे अगर इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मोटिव है, कौन सा जज्बा है जो उनको घर घर, गली गली ऐसे चलने पर मजबूर कर रहा है। और मीडिया का अगर इसमें ड्यू कवरेज नहीं होगा, ड्यू अटेंशन नहीं होगा, तो शायद ये इंसाफ नहीं है। हम इसको छोटा कर रहे हैं फिर। और दूसरी बात, इशू तो नेशनल है ये, अगरचे हम लोग स्टेट से बाहर भी जा रहे हैं, कैपिटल से बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन ये इशू पूरे हमारे मुल्क से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भ्रष्टाचार या वोटिंग में जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो हमारे रिफॉर्म चाहता है अन्ना हज़ारे, वो सिर्फ किसी स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, वो कंट्री की प्रॉब्लम है, वो कंट्री का इशू है। इसलिए कंट्री को चाहिए कि इसको बराबर फोकस में रखें, इसको बराबर ड्यू रिस्पेक्ट दें इस मूवमेंट को, और ड्यू कवरेज ही एक सही तरीका है जिस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। और एक बात है जो मीडिया से ही सुनने को मिली है कि ये जितनी भी जनसभाएं होंगी, इनमें कहीं ना कहीं एक रिपीटेटिव चीज़ आ जाएगी। मतलब जन लोकपाल बिल है, राइट टू रिजेक्ट है, लेकिन ये रिपीट इसलिए हो रहा है ताकि इस बात को अच्छे से समझा जाए। हर सभा में छोटे से छोटा बच्चा भी है, अगर वो इसको सुन लेता है तभी तो वो शायद समझ पाएगा। तो रिपीट वैल्यू से इस मैसेज का वैल्यू कम नहीं होता है, रिपीट होने से इस मैसेज का वैल्यू कम नहीं होता है, बल्कि इसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए मीडिया से हम ये अनुरोध कर सकते हैं कि अभी तो आप इसके साथ न्याय करिए और बराबर मुहिम से जुड़े रहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हुसैनीवाला में शहीद आजम भगत सिंह की समाधि पर क्या हुआ, कौन सा दृश्य था, कितने भावुक हुए अन्ना हज़ारे, वो तो हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कुछ और भी हुआ। क्या कहा अन्ना ने, कैसा महसूस कर रहे थे सब लोग, कितने लोग जमा हो गए थे। कुछ लोग तो सिर्फ अन्ना की एक झलक पाने के लिए बेकरार थे, और कई लोगों में उत्साह ये था कि अन्ना को सुनना है। हर हाथ में कोई न कोई कैमरा था, मोबाइल फोन था जो ऑन था और रिकॉर्ड कर रहा था अन्ना हज़ारे की हर मोमेंट को। हमने भी कोशिश की है कि कुछ ऐसे ही पल कैद करें और फिर एक बार आपको उसी जगह का ये खूबसूरत सा वीडियो दिखाते हैं। यहाँ आने से हमें एक बात तो स्पष्ट हो रही है, देश के लिए जो आज़ादी मिली ये सही नहीं मिली। कई लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है और उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, इसलिए हमें आज़ादी मिली। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश को चलाने वाले लोग वो बलिदान की याद भूल गए हैं। अगर उनको याद होती तो इस देश की यह हालत नहीं होनी थी। ये गरीब और अमीर का फैसला बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार सीमा से ज्यादा बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। इस देश की लूट, अंग्रेजों ने 150 साल में जितने लूट नहीं की उतने हमारे लोग हमारे देश की लूट कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि वो जिन्होंने बलिदान किया उनकी याद नहीं रही इन लोगों। इसके कारण इस देश की यह हालत बन रही है, इसके कारण यह हालत बन रही है। सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे बहुत से लोग। उनको ये भी याद नहीं कि एक दिन मैं भी एक दिन मरना है और खालिया से जाना है, तो किस लिए जुटाना इतना धन, उसकी याद नहीं रहा। तो हम जैसे काम करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने जो बलिदान किया उनकी प्रेरणा मिलती है। हम लोग भी मृत्यु हथेली पर लेकर चल रहे हैं, मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु हथेली पर लिया है।
क्योंकि उनका अधूरा सपना हम पूरा करना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का जो अधूरा सपना है हम पूरा करने का कोशिश करना है। कितना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो रही कि जनता जाग रही है, जनता जाग रही है, देश जाग गया है, जागते रहेगा। और एक दिन आएगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे शहीदों ने जो बलिदान किया उनका सपना कभी ना कभी पूरा होगा, ऐसा हमें विश्वास लगता है। और हम तो ये तय किया है, अभी जनरल साहब है, जलारी साहब है, हम लोग क्या इसमें आज घूम रहे हैं, क्या किसी से को मांगने के लिए नहीं है। इसीलिए घूम रहे हैं कि इस देश का सपना जो देखा था इन शहीदों ने, वो सपना को हम पूरा करना है। वो पूरा करने के लिए हम लोग आज, और ये तो जीवन भर हम करते रहेंगे। शरीर में प्राण है, शरीर में प्राण है, तब तक ये कोशिश करते रहेंगे और वो सपना पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो प्रश्न है, क्या लोगों को जगाने में कामयाब होंगे? एक तो ऐसे प्रश्न क्यों उठते हैं, ये पहला प्रश्न है। हमारे जैसे एक फकीर आदमी इसी विषय के लेकर रामलीला मैदान में बैठ गया और करोड़ों लोग जनता के देश में खड़े हो गए, ये क्या कम है? जागृति नहीं आ रही है? जरूर आएगी, ये जरूर आएगी। जिस तरह से आपका जो फ्लाइंग टूर चल रहा है, इसकी बजाय आप मासिस में जाके मैन टू मैन जाके मिलना जो ज्यादा बेहतर नहीं होता? किसी को पता भी नहीं के लिए भीड़ करते हैं, धक्का मारते हैं एक दूसरे को। तो ये तो हमारा उद्देश्य ये था, हमारा उद्देश्य ये था उनका दर्शन लेना। आपके पैगाम को हम आगे पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपसे रूबरू तो हमें होना ही पड़ता है, चाहे धक्का लगे चाहे मुक्का लगे। लेकिन वो पैगाम तो पहुंच रहा है ना। मगर अभी एक दिन भी ऐसा नहीं, इधर नहीं, दौरे में नहीं, अभी भी हम जितना भी काम चला रहे हैं उसका पैगाम हर दिन आप जैसे पत्रकार लोगों के पास लेकर। मगर अन्ना जी, मुझे दुख हुआ इस बात का, जब हम पूछने लगे कि प्रेस वालों को टाइम मिलेगा, तो आपके प्रबंधकों की टीम में से उन्होंने बोला कि छोड़िए प्रेस को, आप और बात कीजिए। तो में से जो पत्रकार समाज और देश के बारे में सोच रहे उसका मैं अभिनंदन करूंगा, लेकिन पत्रकारिता में भी आज बिल्कुल देखने की धार कम हो गई है। बिल्कुल ठीक है। सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं रहा है जी। पत्रकारिता में ये भी उन्हें कमी है। पत्रकारिता में धार तब आएगी, लेखनी में धार तब आएगी कि लिखने वालों का चारित्र शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है। ये गुण जब है, मैं सबको दोष नहीं दे रहा, आप जो बात रखिए उसको मैं मानता हूँ। कई पत्रकारों का मैं अभिनंदन करूंगा कि हमारा आंदोलन को घर घर में पहुंचाए, पत्रकार इतने। आपकी बहुत मेहरबानी। आपके सर्विस के बाद आप पहली बार फिरोजपुर आए हो? यहाँ रहा है खेमकरण में, और जब 65 के लड़ाई में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए, मेरे साथी सब शहीद हो गए, मैं बच गया। ये निशान है सर पर गोली का कि जब मेरे साथी शहीद हो गए और मैं बच गया, तो मुझे लगा कि भगवान की कोई इच्छा है। मैं पहले भी यहाँ आया है, लेकिन ये लगा कि भगवान की कोई इच्छा है। और 26 साल की उम्र में मैं यंग था, यहाँ पर मैं प्रतिज्ञा किया खेमकरण के सीमा पर कि अभी ये मेरा पुनर्जन्म है, ये मेरे देश के लिए और देश की जनता के सेवा के लिए अर्पण। ये मैं यहाँ निर्णय लिया। तो माहौल के बारे में ये बताना मुश्किल है, लेकिन दिन ब दिन इंसान में सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण कम होते जा रहे हैं, इसलिए तो जगाने का समय आ गया। आपके पहले आंदोलन में आरएसएस बीजेपी ने साथ दिया, अब आरएसएस बीजेपी आपसे गंदी बातें क्यों ला रहे हैं? इधर पवित्र भूमि है बीजेपी की और कांग्रेस। आप जब लोगों को जागरूक कर रहे हो, वो जागरूक क्यों नहीं है?
आपसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि हम 25 सूत्रीय जो प्रोग्राम है, 25 पॉइंट प्रोग्राम जो अन्ना हजारे का है, हम इस प्रोग्राम में हर एक पॉइंट पर बात करने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी अपना योगदान दे सकें। घर बैठे लोगों तक सरल सी भाषा में उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 25 पॉइंट प्रोग्राम है क्या। जैसे प्रथम पॉइंट यही था कि हमें करप्शन के खिलाफ लड़ना है, और लड़ना बाज़ाब्ता एक कानून बनाकर है। आज जो हम बात करेंगे वो फिर से इलेक्टोरल रिफॉर्म की ही बात करेंगे, जो इस 25 पॉइंट प्रोग्राम का दूसरा पॉइंट है। इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी सुधार। हमारे इलेक्शंस में सुधार की जरूरत बेशक है। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनके साथ पॉलिटिकल या पर्सनल कोई ना कोई केस जुड़ा हुआ है। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि बहुत ही घटिया किस्म के आरोप भी उन पर लगाए जाते हैं, सिर्फ करप्शन के ही नहीं बल्कि चरित्र के भी। पब्लिक लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए एक आम इंसान के साथ, और जो सांसद हो उसके साथ तो बिल्कुल ही नहीं। तो अन्ना हजारे के इस 25 सूत्रीय कार्यक्रम में ये बहुत ही अहम है कि लोग जाग जाएं और अपने वोट का महत्व, अपने वोट की ताकत को समझें। जो लोग हम पर रूल करते हैं उन्हें हम ही तो लाते हैं ना वोट डालने से, तो क्यों ना हम जरा सा टटोलें कि कौन से लोग अच्छे हैं और उन लोगों को अपना फेवर, अपना वोट दें, और एक बार कोशिश करें कि इन सही कैंडिडेट्स को, क्लीन कैंडिडेट्स को हम पार्लियामेंट तक पहुंचाएं, जिनसे हमें ये उम्मीद रहेगी कि ये हमारे लिए कुछ भला कर पाएंगे, मुल्क के लिए कुछ भला कर पाएंगे। तो पहले उनका कैरेक्टर तो देखें, उसके बाद हम अपना भविष्य उनके हाथों में सौंप सकते हैं, उनके हाथों में दे सकते हैं। ये है इस 25 सूत्रीय कार्यक्रम का दूसरा और अहम पॉइंट। तो आखिर में जी हाँ, प्रोग्राम में अब वक्त है आपकी हिस्सेदारी का और आपकी जिम्मेदारी का। हमने आपसे पहले भी कहा कि हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में आप भी बराबर का योगदान दें, शरीक बने हमारे साथ। वो कैसे, हम एक बार फिर दोहराते हैं। अगर इस रैली में कोई भी ऐसी फोटो, कोई भी ऐसी स्पीच आपने ले ली है, कैद कर ली है, उसे हम तक भेजिए। इस रैली के बगैर भी अगर अन्ना हजारे से आपकी कोई भी मुलाकात हुई है, कोई भी इंटरेक्शन हुई है, जिसकी निशानी आपके पास कोई फोटोग्राफ है, कोई ऑडियो वीडियो क्लिप है, वो हम तक पहुंचाइए। अगर फोटो बहुत पुरानी भी है वो भी चलेगा, यानी जो हमारे बुजुर्ग घर बैठे हैं, अगर उनका कभी अन्ना से वास्ता रहा है वो भी हमें फोटो भेज सकते हैं। फिर एक बार आपको याद दिलाएं, अगर अन्ना ने आपके दिल, दिमाग, मन, आपकी आत्मा को कभी छुआ है, आपको कैसा लगा है, हमारे साथ शेयर करिए, अपना अनुभव हम तक भेजिए। हम इस प्रोग्राम में वो शामिल करेंगे और घर बैठे तमाम लोगों तक आपकी वो एक्सपीरियंस पहुंचाएंगे। प्रोग्राम के आखिर में आपको हमारा पता मिलेगा जिस पर आप हमें मेल कर सकते हैं अपने वो तमाम अनुभव जो आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारी जनता के सामने हम वो शेयर करें। जाते जाते कोट ऑफ द डे, यानी अब तक के भाषण में से अन्ना के सुनहरे कुछ शब्द। नेता हमारी सेवा करने के लिए है, हम पर हुकूमत करने के लिए नहीं। देखते रहिए चौथी दुनिया का इंटरनेट टीवी।